हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एस ब्लॉक तत्व चालू किए थे, जिसमें हम उसके गुणों का अध्ययन करते हुए ऑक्सीकरण अवस्था तक हमने अध्ययन कर लिया था। हमने देखा था कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है तथा क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। उसका कारण भी हमने देखा था, क्योंकि प्रथम और द्वितीय आयन विभव का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, अतः ये प्रथम और ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और क्षार मृदा धातु फर्स्ट एंड सेकंड आयन विभव का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अतः ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उसी के आगे आज रिमेनिंग पार्ट का अध्ययन करते हैं एस ब्लॉक तत्व में। और चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक लक्षण का अध्ययन करेंगे। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु में विद्युत धनात्मकता आयन विभव के उत्क्रमणपाती होती है, अर्थात अपने बड़े आकार के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर M+ आयन बना लेते हैं, अतः विद्युत धनी गुण लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ता है। जबकि क्षारीय मृदा धातु की बात की जाए तो फर्स्ट समूह के तत्वों से छोटा आकार होता है। इसके कारण ये परमाणु कम विद्युत धनात्मक होते हैं, अतः विद्युत धनात्मकता बेरिलियम से बेरियम की ओर बढ़ती है। घनत्व की बात की जाए, डेंसिटी क्या होती है? मास अपन वॉल्यूम। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, बड़ा है ना वॉल्यूम। तो देखते हैं, एक समूह में परमाणु आयतन परमाणु भार के साथ वृद्धि करता है, लेकिन परमाणु भार आयतन की अपेक्षा अधिक बढ़ता है, अतः लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ता है। परमाणु भार बढ़ता है परमाणु आयतन की अपेक्षा। अपवाद, सोडियम का घनत्व पोटेशियम से अधिक होता है, क्योंकि पोटेशियम में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। एम कक्षक की अधिकतम क्षमता 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन ये केवल 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो इसका घनत्व को कम कर देता है। अतः घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे कम लिथियम का, फिर पोटेशियम का, सोडियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? सीजियम का होता है। लेकिन अगर क्षारीय मृदा धातु की बात करें, क्षार धातु का तो हमने देख लिया, क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो घनत्व बेरिलियम से बेरियम की ओर बढ़ता है। अपवाद, बेरिलियम का आयतन भार की अपेक्षा बहुत कम होने के कारण घनत्व कैल्शियम और मैग्नीशियम से अधिक होता है। मैग्नीशियम का घनत्व कैल्शियम से अधिक होता है, इसका कारण फर्स्ट समूह की तरह रिक्त डी कक्षक ही है। अतः घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? देखो, कैल्शियम का सबसे कम, देन मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का, स्ट्रांशियम का और बेरियम का। ये हमारे पास घनत्व के क्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चालकता। देखो, चालकता को देखते हैं। ढीले संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तत्व उष्मा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि क्षार मृदा धातु में क्या होता है? 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जालक में घूमने को स्वतंत्र होते हैं की उपस्थिति के कारण ये भी उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो सेकेंड वर्ग तक क्षारीय मृदा धातुओं की चालकता क्षार धातुओं की तुलना में ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम ज्वाला परीक्षण के बारे में। क्षार धातुएं वो उनके लवण बुनसेन ज्वाला में विशिष्ट रंग देते हैं। ज्वाला ऊर्जा उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करती है, ठीक है, जो अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर अवशोषित ऊर्जा को दृश्य प्रकाश के रूप में मुक्त करते हैं। देखो, पहले तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, फिर वहां से क्या होता है? ऊर्जा अवशोषित जो उत्सर्जित करते हुए अपनी मूल अवस्था में आते हैं। तो प्रकाश कौन कौन से रंग का होता है? लिथियम की बात की जाए तो क्रिम्सन रेड होता है, सोडियम सुनहरा पीला होता है, पोटेशियम बैंगनी रंग का करता है, रुबिडियम लाल बैंगनी और सीजियम नीला। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं की बात की जाए तो बेरिलियम एवं मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन छोटा परमाणु आकार होने के कारण अपने नाभिक से अधिक मजबूती से बंधित होते हैं, अतः ये उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित नहीं हो पाता, इसलिए ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। अन्य तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं, जैसे कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग देता है, स्ट्रोंशियम रेड होता है और बेरियम एप्पल ग्रीन होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। पोटेशियम रुबिडियम, देखो क्षार धातु की बात की जाए तो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का परमाणु आकार काफी बड़ा होने के कारण उनका आयन विभव काफी कम होता है। काफी कम आयन विभव होने के कारण इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन
दृश्य प्रकाश की ऊर्जा पाकर भी उत्तेजित हो जाता है। यही कारण है कि सीजियम को प्रकाश विद्युत सेल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीजियम क्यों उपयोग में लिया जाता है ये हमें समझ में आ गया। आकार बहुत बड़ा है तो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित कर भी उत्तेजित हो जाता है। जबकि क्षार मृदा धातुओं की बात की जाए तो इन तत्वों में ये गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके परमाणु का आकार फर्स्ट समूह से काफी छोटा होने के कारण आयनन विभव अधिक उच्च होता है। चलो, मानक ऑक्सीकरण विभव की बात की जाए तो एस ब्लॉक तत्वों में मानक ऑक्सीकरण विभव का क्रम निम्न प्रकार होता है। देखो, सबसे ज्यादा मानक ऑक्सीकरण विभव किसका होता है? लिथियम का, फिर पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम का होता है। नेक्स्ट है हमारा जलयोजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा को समझते हैं। क्षार धातु, क्षार मृदा धातु दोनों है। क्षार धातु लवण अधिकतर जल में विलय होते हैं, जिसका कारण है जल अणुओं के द्वारा धनायन का जलयोजन। जल अणु द्वारा क्या होता है? धनायन का जलयोजन कर लिया जाता है। धनायन जितना छोटा होगा उसका जलयोजन उतना अधिक होगा। ठीक है, तो अगर ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की बात की जाए लिथियम से सीजियम तक, तो जलयोजन की मात्रा घटती है, जलयोजन ऊर्जा घटती है, जलयोजित आयन का आकार घटता है, आयनिक चालकता बढ़ती है। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं की बात की जाए तो अपेक्षाकृत छोटे आकार वो उच्चतर आवेश घनत्व के कारण इनकी जलयोजन ऊर्जा उच्च होती है। इनमें अवरोही क्रम कैसा होता है? देखो, बेरिलियम का, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का होता है। जलयोजन ऊर्जा धनायन के आकार के उत्क्रमणपाती होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम संकुल निर्माण की प्रवृत्ति के बारे में समझते हैं। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं का अध्ययन कर रहे थे। केवल वे तत्वीय संकुल यौगिक बना पाते हैं जिनमें न्यून धनायन आकार पाया जाता है, उच्च आवेश घनत्व हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो। केवल लिथियम प्लस अपने छोटे आकार के कारण संकुल यौगिक बना सकता है। अतः क्षार धातुओं में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। इसी तरह से अगर क्षारीय मृदा धातुओं की बात की जाए तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति इनमें भी कम पाई जाती है, लेकिन धनायन के छोटे आकार के कारण बेरिलियम और मैग्नीशियम संकुल बना सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपचयन क्षमता के बारे में। क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं का अध्ययन करते हैं। क्षार धातुएं उच्च मानक ऑक्सीकरण विभव रखते हैं, इसलिए ये प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है, जबकि क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं की अपेक्षा कम अपचायक होते हैं। अपचायक तो दोनों ही है, लेकिन ये कम है और ये क्षार धातुएं प्रबल अपचायक है। क्षार धातुओं में समूह में नीचे जाने पर, वर्ग में मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, गैसीय या प्रगलित अवस्था में अपचयन का गुण बढ़ता जाता है जलीय विलयन में। जबकि इनका क्रम क्या होता है? लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का बराबर होता है, सोडियम का सबसे कम होता है। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं की बात की जाए तो इन तत्वों का जलीय और गैसीय माध्यम में अपचयन क्षमता का क्रम कैसा होता है? बेरिलियम का सबसे कम होता है, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का सबसे ज्यादा होता है। तो ये इसके कुछ भौतिक गुण थे जो हमने देखे एस ब्लॉक तत्वों के। नेक्स्ट लेक्चर में हम एस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।